हाँ, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते हम कुछ सामान्य बातों के बारे में चर्चा की थी शुरुआत में। जैसे आप लोगों को बताया कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना भारतीय संविधान में कैसे शामिल की गई, ये दो बातें देखी। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं उसके अंदर, प्रस्तावना की जो भाषा है उस भाषा में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है। जिसमें शुरुआत में हमने देखा कल की क्लास में, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या होता है। जिसमें हमने आप लोगों को यह बताया कि भारतीय संविधान किसने बनाया, भारत की जनता ने। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे, भारत के लोग थे। ठीक है, ये बात की। और भारतीय संविधान शक्ति किससे प्राप्त कर रहा है, तो भारत की जनता से प्राप्त करता है, ये बात हमने देखी। ठीक है, उसके अलावा हम भारत के जो लोग शब्द है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया, तो अमेरिका के संविधान से, ये बात देखी। उसके बाद हमने शुरुआत में बात की किसके बारे में, प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता के बारे में, सोवरिन के बारे में। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा देश, ठीक है, देखो एक और चीज बता रहा हूं यहां पे, जहां जहां आप लोगों को राज्य शब्द मिले तो राज्य का मतलब आप क्या समझोगे, देश। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य का मतलब राज्य से नहीं होता है, जैसे अपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य का मतलब क्या है, देश से है। ठीक है, तो जहां जहां राज्य आए आप अमूमन समझ लेना, और जहां पे पर्टिकुलर किसी राज्य की बात कर रहे हैं उस समय मैं बता दूंगा कि यहां पे राज्य की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। किसी अन्य व्यक्ति को उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को भारत के आंतरिक मामलों में क्या करना है, कौन सी योजना चलानी है, या विदेशों के साथ या अन्य देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं। ये अगर भारत या कोई भी देश इस मामले में स्वतंत्र है तो वो क्या कहलाता है, संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और शब्द देखा जिसका नाम था समाजवाद, यानी सोशलिस्ट। ठीक है, समाजवाद बेसिकली दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद बताया और एक साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत के अंदर है, जबकि साम्यवादी समाजवाद रूस और चीन में अपनाया गया था। ठीक है, दूसरी बात, समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद वो विचारधारा है जो लोगों में समानता की बात करता है, कि जहां तक हो सके लोगों के बीच समानता बनी रहे। तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी, मूल प्रस्तावना मतलब 17 अक्टूबर 1949 को जब हमने प्रस्तावना अपनाई थी दूसरे वाचन के समय, ठीक है, तो उस समय समाजवाद शब्द लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, मैं एक हल्का सा रिकॉग्नाइज करवा रहा हूं सारी बातें। समाजवाद शब्द जोड़ा गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के अंदर, और उसके बाद समाजवाद शब्द जोड़ा गया, जो कल की क्लास में हमने लगभग देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलर के बारे में। आपने अब यहां पे देखो, हम केवल ऊपरी तौर पे पढ़ के यहां पे नहीं जाने वाले हैं, हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता एक ही है, कि पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता अलग अलग है। भारतीय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष बताया है या धर्म निरपेक्ष बताया है, आ रही बात समझ में। तो ये सारी बातें, भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, समझ रहे बात को। धर्म का अर्थ क्या होता है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के कौन से प्रावधान हैं, ये सारी बातें हम आज इसके बारे में करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से प्रियम्बल याद हो चुकी है कि ये प्रियम्बल याद, ठीक है, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवाद तक हमने पढ़ चुके हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्षता के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर एक बात तो ये समझ लेना कि प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता लिखा हुआ नहीं है, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्षता। आज की क्लास में हम देखेंगे कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या फर्क होता है। ठीक है, धर्म का अर्थ बेसिकली क्या है, धर्म का अर्थ हम समझ जाएंगे तो हम पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अपने आप अंतर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का विकास कैसे हुआ,
कि भाई कोई राज्य या भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया, या कोई हम कहते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए, उस राष्ट्र के अंदर किसी एक धर्म या एक पंथ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्यों आगे आया, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस लेवल पे होती है, क्या व्यक्ति के लेवल पे होती है, समाज के लेवल पे होती है, या राज्य स्तर पे भी हो सकती है, ये बात देखेंगे। उसके बाद राज्य और धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रस्तावना की जो भी बातें हैं वो भारतीय देश के बारे में बताया है, ठीक है। तो राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, देश से ही है, ठीक है, और देश और उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता का क्या संबंध रहता है, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के कौन से प्रावधान हैं जो प्रस्तावना के अलावा भी लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरे कंसेप्ट को समझना, अगर जिंदगी में आगे सारी चीजें समझनी है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, धर्म के अर्थ बारे में। आप में से कितने लोग मानते हैं कि धर्म का अर्थ क्या होता है, क्या होता है धर्म का अर्थ? आप लोगों को अगर मैं अमूमन कोई भी किसी भी बच्चे को पूछा जाता है धर्म का मतलब, तो उसके दिमाग में एक ही होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आई बात समझ में? जबकि धर्म का मतलब वो होता ही नहीं है। धर्म के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष न होकर क्या अपनाया है, पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। अंग्रेजी में दोनों का अर्थ सेक्युलर ही होता है, बाकी हिंदी में देखा जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म के 3 आयाम भारतीय दृष्टिकोण में देखे जाते हैं। एक तो स्वभाव या प्रकृति के अर्थ में देखा जाता है। स्वभाव या प्रकृति के अर्थ में कैसे? तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आपने सुना होगा कि जो अग्नि है, ठीक है, अग्नि का धर्म क्या है, जलाना। पानी का धर्म क्या है, प्यास बुझाना। किसी व्यक्ति का कोई स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो उसका क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। तो धर्म का अर्थ तो एक किस सेंस में लिया जाता है, भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ क्या लिया जाता है, एक तो स्वभाव या प्रकृति के रेफरेंस में। उसके अलावा भारतीय परंपरा में कर्तव्य या नैतिकता के अर्थ में भी धर्म को समझा जाता है। जैसे आपने सुना होगा पुत्र धर्म, सुना है? पुत्र धर्म, मित्र धर्म, राजधर्म, राजा का धर्म। मित्र होने के नाते हमारा क्या धर्म है, पुत्र होने के नाते हमारा क्या धर्म है। आ रही बात समझ में? तो जिंदगी में किसी व्यक्ति जिस ओहदे के ऊपर है, मैं एक पुत्र हूं तो मेरे माता पिता के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, ये मेरा धर्म हो गया। अगर मैं राजा हूं तो मेरी जो जनता है, जो मेरी प्रजा है, उसके प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, ये मेरा धर्म हो गया। उसे कहते हैं राजधर्म, पुत्र धर्म। मित्रता के रूप में आप देखो तो मित्रता जो धर्म होता है। आ रही बात समझ में? तो धर्म का अर्थ एक किस रेफरेंस में लिया जाता है, आपके कर्तव्य। जैसे आप क्या हो, विद्यार्थी हो, विद्यार्थी धर्म क्या है? जैसे आपने सुना होगा काकचेष्टा बको ध्यानम, है ना, अल्पनिंद्रा ततेवच अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ठीक है। तो कुल मिला के जो विद्यार्थी है उसका केवल और केवल एक ही काम है कि पढ़ाई करना। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कर्तव्य हो गया, ये आपका धर्म हो गया, ठीक है। और कर्तव्य को किस रेफरेंस में देखा जाता है, नैतिकता के अर्थ में। किसके रेफरेंस में देखा जाता है, नैतिकता। तो भारतीय परंपरा में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया था कि जब बहस हो रही थी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट या जो अमूमन जानकार लोग थे उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में नैतिकता और कर्तव्य का अर्थ भी धर्म होता है। अगर भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा तो वो नैतिकता से दूर हो जाएगा। नैतिकता से दूर कोई संविधान होता है क्या, कि भारत का संविधान अनैतिक है? नहीं, भारत का संविधान नैतिक है और वो अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करता है भारत का संविधान। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? नैतिकता निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? नैतिकता से निरपेक्ष का मतलब कि नैतिकता से दूर जाना। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि नैतिकता से दूर है, पर भारतीय संविधान धर्म से दूर नहीं है, यह बात ध्यान में रखना। उसके अलावा एक अर्थ जो हम सब जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मजहब, पंथ और संप्रदाय, जिसमें हम क्या शामिल करते हैं, जैसे आप हो सकते मुस्लिम हैं, हिंदू हैं हम, ठीक है, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सारे धर्म, यहूदी हैं हम। तो ये इस अर्थ में देखा जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? धर्म के अलग अलग अर्थ हैं। एक स्वभाव के अर्थ में भी धर्म का अर्थ हो सकता है, एक नैतिकता और कर्तव्य के रेफरेंस में भी हो सकता है, और दूसरा मजहब, पंथ और संप्रदाय के रेफरेंस में हो सकता है। तो भारतीय संविधान में
क्या अपनाया गया है? पंथ निरपेक्षता। क्या अपनाया है? पंथ निरपेक्षता। ठीक है, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो लगभग किसके बारे में? इसी के बारे में, संप्रदाय, पंथ और मजहब, इसके बारे में। हमारा मतलब नैतिकता से भी नहीं है कि हमारा मतलब स्वभाव से भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे, अगर मैं भारतीय परंपरा की बात करूं तो आपने एक धार्मिक ग्रंथ का नाम सुना होगा जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जिसमें ये श्लोक है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्र निग्रह, धीर, विद्या, सत्यो, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। मतलब धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? यहाँ पे धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान है? नहीं, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, धर्म का मतलब यहाँ पे नैतिकता है। तो भारतीय रेफरेंस में धर्म का अर्थ क्या है? नैतिकता है। तो नैतिकता से कोई भी संविधान दूर नहीं रहेगा, इसलिए भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता नहीं अपनाकर क्या अपनाया है? पंथ निरपेक्षता। पंथ का मतलब क्या हो गया? मजहब भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे ये सारे हैं, धैर्य, क्षमा, आप के अंदर ये गुण है कि नहीं है वो देख लेना, ठीक है। उसके अलावा बात करें तुलसीदास जी की, अगर बात करें रामचरितमानस की, तो उसने बताया है परहित सरिस धर्म सही नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम भाई। मतलब दूसरों के प्रति, मतलब दूसरों को दुख देना, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों को सुखी देखना, उससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। आ रही बात समझ में? कि दूसरों को अगर आप पीड़ा देते हो तो वो सबसे बड़ा अधर्म है, और दूसरों को अगर आप खुश दे सकते हो तो क्या है? वो सबसे बड़ा धर्म है। तो यहां पे खुशी के रेफरेंस में भी देखा गया है। उसके अलावा आपने महाभारत में भगवत गीता के बारे में सुना है? भगवत गीता में भी बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, मतलब भारत का मतलब क्या है? अर्जुन को बताया है यहाँ पे। और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, और अधर्म जब जब बढ़ता है, तब मैं अधर्म के नाश के लिए जन्म लेता हूं। तो अधर्म के नाश का मतलब क्या है यहाँ पे? या धर्म की जब जब हानि होती है, किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, ये किसकी बात हो रही है? नैतिकता की बात हो रही है। जब नैतिकता खत्म हो रही है, अनैतिकता बढ़ रही है, उस समय अनैतिकता को दूर करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। ठीक है, तो भारतीय रेफरेंस में ये सारी बातें देखी जाती हैं। ठीक है, तो धर्म के अलग अलग अर्थ हैं, और भारतीय प्रस्तावना में क्या अपनाया गया है? पंथ निरपेक्षता। ठीक है, और पंथ का मतलब यहां पे क्या है? मजहब, पंथ या संप्रदाय, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम देखते हैं। और हम इसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम कर्तव्य, नैतिकता के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? जहां पर भी आप धर्म निरपेक्ष देखो तो उसका मतलब क्या हो गया? वो पंथ निरपेक्षता के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना में जो धर्म निरपेक्षता, उसका अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता ही है। ठीक है, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये भी तो सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बातें हुई जिससे धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, तो उसको देखा जाए तो पाश्चात्यकरण या पश्चिमी संस्कृति के अंदर ये चीज देखी गई थी। अब देखना यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखना धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अंधकार का युग, लगभग 14वीं सदी का जो टाइम पीरियड था यूरोप के अंदर, वहां पे क्या हुआ कि पूरी तरह से राज्य के ऊपर या देश के ऊपर या राजनीति के ऊपर धर्म का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? धर्म का वर्चस्व था। ठीक है, और धर्म ने लोगों को इस लेवल पे पागल बना के रखा था कि लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। आ रही बात समझ में? धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट समझना कैसे डेवलप हुआ यहां पे ध्यान से। ठीक है, तो धर्म अंधकार युग के बाद एक टाइम आया जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण का युग। और पुनर्जागरण के रेफरेंस में दो चीजें हैं, कुछ वैज्ञानिक आए और कुछ दार्शनिक आए। ठीक है, वैज्ञानिकों में आपने कोपरनिकस का नाम सुना होगा, ठीक है, गैलीलियो का नाम सुना होगा, न्यूटन का नाम सुना होगा, डार्विन भी था। तो ठीक है, तो ये सारे 16वीं शताब्दी से लगाकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, जिसमें हम बात करें अगर गैलीलियो के बारे में, तो गैलीलियो एक धार्मिक व्यक्ति था। समझना इस चीज को, इस्लाम और यहूदी जो ईसाई लोग हैं, ठीक है, ईसाई लोग और इस्लाम के बीच टकराव हो रहे थे कि ईसाई लोग ये कह रहे थे कि हमारे धर्म ग्रंथ सही है, हम जिस धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं वो सही है, और इस्लाम वाले कह रहे थे कि हमारे धर्म ग्रंथ सही है। ईसाईयत के अंदर ये बताया गया था कि समझना
कि जो पृथ्वी है, ईसाई धर्म में आज भी ये कॉन्सेप्ट चलता है कि जो पृथ्वी है वो बीच में है और सूर्य चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है, जबकि परिक्रमा कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। आ रही बात समझ में? तो ये बताया, तो गैलीलियो को ईसाई धर्म वाले लोगों ने कहा कि इसकी जांच करो आप, और गैलीलियो ने क्या पाया कि जो ईसाई धर्म में बताया वो तो गलत निकला उसके, जब उन्होंने परीक्षण किया तो वास्तविक कॉन्सेप्ट जब उनको पता लगा कि क्या है कि पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उस समय गैलीलियो ने ये देखा कि भाई धर्म वाले जो लोग हैं वो तो क्या बना रहे? बेवकूफ बना रहे। उसके बाद आप एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था डार्विन, ठीक है, जिनकी एक पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, जिसमें उन्होंने मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया। और उन्होंने मानव की उत्पत्ति के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया कि मानव कैसे बना है? बंदरों से बना है कुल मिला के, ठीक है। किससे बना है? बंदरों से हमारा अस्तित्व है। और ईसाई धर्म के जो ग्रंथ थे वो ये बताते थे कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर से हुई है, ठीक है। ईश्वर ने आदम को भेजा, एक मनुष्य को भेजा, और उन्हीं की संतान है हम। जबकि डार्विन ने क्या कह दिया? हम तो किसकी संतान है? बंदरों की, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई उस समय। और दार्शनिकों में सबसे फेमस व्यक्ति जैसे रेने है, डेकार्ट है, मैकियावेली का नाम सुना होगा आपने। मैकियावेली इटली का उस लेवल का दार्शनिक था जिसने धर्म की इतनी आलोचनाएं की है कि धर्म एक भ्रष्ट आचरण पैदा करता है। ये सारे दार्शनिक हुए। आप तो बस इतना समझ लेना कि अंधकार के युग के बाद पुनर्जागरण का टाइम आया, और पुनर्जागरण में वैज्ञानिकों की खोज और दार्शनिकों के दोनों के कारण से एक और व्यक्ति निकले जिनका नाम है क्या है? जॉर्ज जैकब होलियो। होलियो ने धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट बताया पूरी दुनिया में पहली बार। धर्मनिरपेक्षता के जनक कौन है? होलियो हैं, ठीक है। और होलियो ने 4 लक्षण बताए धर्मनिरपेक्षता के। अगर ये धर्मनिरपेक्षता के 4 लक्षण हैं आपके अंदर तो आप धर्मनिरपेक्ष हो। पहला क्या बताया? कि धर्म के प्रति तटस्थता रखो, कि धर्म है यानी मतलब स्वर्ग है तो है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब जिस चीज के बारे में हम जान नहीं सकते, हमको पता ही नहीं है मरने के बाद क्या होगा, तो उसके बारे में व्यर्थ क्यों सोचे? अरे बात समझ में? तो धर्म के प्रति तटस्थता, कि कोई धर्म कह रहा है कि हम ईश्वर की संतान है तो है, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की संतान है, मान लिया, ठीक है। और कोई कह रहा नहीं है तो नहीं है, मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं, एकदम तटस्थ व्यक्ति, ठीक है। दूसरा बताया इहलोक में विश्वास, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये जो वास्तविक जीवन है जिसमें हम अभी चल रहे हैं उसी जीवन के ऊपर विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि दान पुण्य करके मुझे स्वर्ग में ये जगह मिलेगी, है ना, या नरक में जाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने न स्वर्ग देखा ना किसी ने नरक देखा। तो ये जो प्रेजेंट है, जो जीवन व्यक्तिगत चल रहा है, यही लोग जो ये धरती है इसके ऊपर विश्वास रखो और इसी के ऊपर काम करो, ये बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि विज्ञान में विश्वास रखो, ठीक है। किसके अंदर विश्वास रखो? विज्ञान के अंदर, ठीक है। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के ऊपर बल लिया कि किसी को नैतिक अगर होना है तो धार्मिक होना की आवश्यकता नहीं है। क्या? किसी को अगर नैतिक होना है तो उसको धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि कोई धर्म के त्योहार आते हैं, उस दिन हम सब जानवरों को इधर उधर कुछ कुछ चीजें खिला देते हैं। भाई कोई त्योहार है उसी दिन तो सब खिला रहे हैं, उस दिन तो उसका पेट भरा हुआ है, पर आए दिन अगर खिला दो तो और भी वो दुआएं देगा। जिस दिन वो भूखा है उस दिन कोई नहीं खिला रहा है, जिस दिन कोई त्योहार चल रहा है उस दिन तो सब खिला रहे हैं उन लोगों को। आ रही बात समझ में? तो नैतिकता अगर आपके अंदर लानी है तो इसके लिए आपको धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसने बताया? होलियो ने बताया। तो यहीं से धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट हमारे अवधारणा में आया, उसको लेकर आज समझना। अब धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट 3 लेवल पे होते हैं, व्यक्ति, समाज और राज्य। कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मतलब क्या है कि मैं किसी भी धर्म को कोई मतलब नहीं है अपने। आई बात समझ में? तो वो व्यक्ति के अर्थ में भी हो सकता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। और आप लोगों को ये फिर से मैं बता देता हूं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब हमारा क्या है? पंथ निरपेक्षता ही है। धर्म का मतलब यहाँ पे नैतिकता से नहीं है। धर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? मजहब, संप्रदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसकी बात करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के अर्थ में भी धर्मनिरपेक्षता हो सकती है। कोई समाज है वो ये मानता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी संप्रदाय को नहीं मानते। उसके अलावा राज्य के रेफरेंस में भी हो सकता है। राज्य के रेफरेंस में यहाँ पे समझना कि राज्य के रेफरेंस में अगर धर्मनिरपेक्षता को देखें तो 4 तरह के राज्य होते हैं। कितने तरह के राज्य होते हैं? 4। एक तो हो गया धर्मतंत्र राज्य, मतलब ये ऐसा राज्य होगा जहां पे सब कुछ धर्म के अनुसार चलेगा। मतलब उस देश का जो संविधान है वो संविधान क्या है? उस देश का संविधान कोई धार्मिक ग्रंथ होगा। अगर
उस धर्मतंत्र वाला राज्य अगर हिंदू का है तो हो सकता है वेद भगवत गीता वो वहां का संविधान है, ठीक है। या मैं कह दूं कि कोई ईसाई धर्म है तो बाइबिल वहां का संविधान हो चुका। आई बात समझ में? तो यहां पे संविधान धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस देश का जो प्रमुख होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा, जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे उस देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो धर्म प्रमुख होगा। जो धर्म का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो उस देश का प्रधान व्यक्ति होगा। आई बात समझ में? और किसी एक जाति को वहां पे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और वर्तमान में देखा जाए तो धर्मतंत्र राज्य दुनिया में है कि नहीं है? भी कोई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी, जो इटली के अंदर एक छोटा सा प्रांत है जिसको एक स्वतंत्र देश की दर्जा दिया गया है। और वहां पे उनका राज्य धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म, ठीक है। और वहां पे देश का प्रमुख कौन है? पोप होता है। कौन होता है? पोप, ठीक है। वो लड़कियां बाल बनाती हैं वो वाला पोप नहीं, ठीक है। हाँ, पोप का मतलब हो गया ईसाई धर्म का जो प्रमुख होता है उसे पोप कहा जाता है, ठीक है। और जो वहां का जो ईसाई धर्म का ग्रंथ है बाइबिल, वही वहां का संविधान है वेटिकन सिटी का। आई बात समझ में? तो दुनिया में वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहां पे पूरे के पूरे धर्म का राज है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? उसके अलावा धर्म प्रभावित राज्य वो होगा जहां पे किसी विशेष धर्म को, संविधान तो होगा पर किसी संविधान में किसी विशेष धर्म को विशेष दर्जा दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे धर्म प्रभावित राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखो तो बौद्ध धर्म की अगर बात करूं तो लाओस हो सकता है, कंबोडिया हो सकता है, वियतनाम हो सकता है। ये ऐसे देश है जहां पे बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया है। उसके अलावा अगर मैं इस्लाम की बात करूं, इस्लाम में पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, हाँ ना। अगर मैं यहूदी धर्म की बात करूं तो इजराइल हो सकता है। समझ में आ रही बात? मैं ईसाई धर्म की बात करूं तो नॉर्वे हो सकता है, फिनलैंड हो सकता है, डेनमार्क हो सकता है। तो ये दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पे संविधान तो है पर संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया है। आ रही बात समझ में? और देश का प्रमुख तो वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहेगा, पर और संविधान भी वहां का होगा पर संविधान में किसी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा दिया हुआ होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की अभी बात करेंगे। धर्म विरोधी राज्य भी देखे गए और इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो कठोर धर्म विरोधी राज्य है, एक उदार धर्म विरोधी राज्य है। उदार धर्म विरोधी राज्य में सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। और कठोर धर्म विरोधी राज्य में आप देख सकते हो रूस के बारे में, और एक चीन था, ठीक है। रूस जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे? सोवियत संघ के रूप में। और सोवियत संघ के कल दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया था मैंने, लेनिन और स्टालिन। आ रही बात समझ में? लेनिन और स्टालिन ऐसे व्यक्ति थे जहां पे पूरे के पूरे चर्च, वहां पे जितने भी धर्म के जो मंदिर वगैरह जो भी थे उन सबको आंख से जला दिया और करीबन 20 लाख लोगों को मार दिया उन्होंने। ये होता है धर्म विरोधी राज्य, ठीक है। और यहां पे कौन सी शासन व्यवस्था थी? साम्यवादी, ठीक है। और साम्यवादी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। अफीम जानते हो? पिया है कभी? नहीं पीना है, ठीक है। तो जिस लेवल पे अफीम पीने से लगातार व्यक्ति की बुद्धि और मति भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बार बार कोई व्यक्ति धर्म के बारे में बहस करता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां पे जो चीन था और रूस थे वो वहां पे धर्म के इतने विरोधी थे कि धर्म जहां पर भी दिख गया ना कोई धार्मिक व्यक्ति, तुरंत जिंदा जला दो, खत्म। इस लेवल पे धर्म का बहिष्कार। कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म, राजधर्म, मतलब हमारा देश है वो सबसे बड़ा धर्म, उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं। आई बात समझ में? इस लेवल पे भी कॉन्सेप्ट है। और उदार धर्म में फ्रांस वाले हैं। फ्रांस वालों को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। पर आप कहोगे कि फिर किसी धर्म से नहीं लेना देना तो वो तो धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पर फ्रांस में किसी भी धर्म का कोई दिन हो, कोई छुट्टी नहीं रखी जाएगी। किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, ना किसी धर्म को कोई बढ़ावा, ना कोई छुट्टी, ना कुछ भी नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो फ्रांस क्या है? धर्म विरोधी है, पर वो कैसा है? उदार है, ठीक है। किसी को मारने वाली बात नहीं है। पर रूस और चाइना में पहले इस लेवल का धर्म चला था, ठीक है। और भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म से वैसे कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी धर्म को, मतलब सभी धर्म एक समान, ठीक है। मुसलमानों का कोई त्योहार है तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी, हिंदुओं का कोई त्योहार है तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी। आई बात समझ में? ईसाइयों का क्रिसमस डे है तो उस दिन भी छुट्टी। आई बात? फ्रांस में जाओगे तो फ्रांस में किसी दिन कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, कोई लेना देना नहीं। कोई राष्ट्रीय पर्व है जो देश से जुड़ा हुआ है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का कोई है या संविधान लागू होने का कोई दिवस है, उस दिन छुट्टी रहेगी, उस दिन कुछ मनाएंगे। बाकी कोई आलतू फालतू चीजें नहीं मनाई जाएंगी,
आ रही बात समझ में? तो ये धर्म विरोधी राज्य है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है धर्मनिरपेक्षता का कि नहीं आ रहा है ना? तो खाली यूं फालतू बातें कभी कभार मत किया करना कि धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ का मतलब मजहब होता है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अलावा धर्मनिरपेक्षता कहां कहां देखी जाती है, ये कुछ प्रावधान आपको लेकर आए हैं, बाकी अपन बात करेंगे। जैसे समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15-16 में बताया गया है। 15-16 में क्या बताया है? उसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 यह बताता है कि नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबकी, है ना, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो, सबकी कटऑफ एक जैसी बनेगी। ठीक है। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ को माने, उसकी उपासना करे, ठीक है, उस संप्रदाय के मंदिर बनाए, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ये स्वतंत्रता की बात होगी। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार में क्या लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की है, जो किसको लेकर है? धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। और अनुच्छेद 325 जो किसके बारे में बताता है? वयस्क मताधिकार। अब आप ये कहोगे कि वयस्क मताधिकार में क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे वोट देने पे रोका नहीं जाएगा। किस आधार पे? धर्म पे आधार पे, कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तो तुझे वोट नहीं देने मिलेगा। तो धर्म के आधार पे वोट देने के ऊपर रोका नहीं जाएगा। तो ये भारतीय संविधान के क्या है? प्रावधान है। क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझ लेना कि धर्म के अलग अलग अर्थ हैं, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म का मतलब क्या है? पंथ या मजहब से। पंथ और मजहब का मतलब क्या हो गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है। ठीक है। तो भारत जो है वो किसी भी धर्म का समर्थन भी नहीं करता है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। भारत के लिए भारत में रहने वाले जितने भी धर्म हैं सभी एक समान हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ज्यादा ही धर्म को लेकर बातें चल रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके इतना क्रेज बढ़ चुका है कि कोई कह रहा हिंदू राष्ट्र, कोई कह रहा मुस्लिम राष्ट्र, ये वो न जाने। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अच्छी बात है। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता कैसे आई ये समझ लेना। उसके बाद धर्म की अवधारणा हम किस रेफरेंस में देखते हैं? राज्य के अर्थ में, जिसमें 2-3 प्रकार के राज्य हैं। और भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। न तो धर्म विरोधी है, न धर्म से प्रभावित है, न धर्म तंत्र वाला राज्य है। ठीक है। और ये भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं। ठीक है। और आप लोगों ने एक बात बताया था मैंने, एसआर बॉम्बई वाद शुरुआत में। ठीक है। एसआर बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। मूलभूत ढांचा मतलब जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और इवन एक और बात, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो हेडिंग लगा दो, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं, हम फालतू काम के उलझे पड़े। पंथ निरपेक्ष है भारत के, धर्म निरपेक्ष है, अंग्रेजी में तो सेक्युलर ही कहते हैं दोनों को। ठीक है। हम मान लेते धर्म का मतलब यही होता है, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है। हरी बात समझ में? ऐसा कोई थोड़ी धर्म होता है। ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता लिखा, हेडिंग लगाया। ठीक है। अब लिखना इसमें, मूल प्रस्तावना में, लाइन टू लाइन लिखते जाना, मूल प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं था। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं था। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं था। आगे लिखना, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, किसने करवाया था ये कल बता दिया मैंने। किसने किया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखो एक चीज समझना, आप लोग यहाँ पे केवल कंपटीशन पास करने के लिए नहीं बैठे हो, आप एक योग्य नागरिक बनो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बहस हो, आपका कोई वाद विवाद हो, तो कम से कम आप चीजों को समझ सको। आ रही बात समझ में?
ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए कि किसी कोई बहस कर रहा है हम जानते नहीं और हम लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक वाद विवाद के लिए भी जरूरी है चीजें सारी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। फिर लिखना संविधान सभा में, नेक्स्ट लाइन में, संविधान सभा में, संविधान सभा में ब्रजेश्वरी प्रसाद, ब्रजेश्वरी प्रसाद संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था ब्रजेश्वरी प्रसाद, और इन्होंने एक सुझाव दिया था जब 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना पारित हो रही थी, उस समय जो बहस चल रही थी उस समय ब्रजेश्वरी प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शामिल करने का सुझाव दिया था। संविधान सभा में ब्रजेश्वरी प्रसाद ने पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल करने का सुझाव दिया था। पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल करने का सुझाव दिया था। पंथ निरपेक्षता को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। फिर लिखना, ठीक है, ये चीज एक बार उतार लो, कुछ कुछ जो काम की हैं वो ध्यान में रखना। ठीक है, और यहां पे लिख देना भारतीय प्रस्तावना। भारतीय प्रस्तावना में धर्म का अर्थ यहां पे पंथ से है। ठीक है, भारतीय प्रस्तावना। ठीक है, ये चीज उतार लेना। भारतीय प्रस्तावना, धर्म के अलग अलग अर्थ हैं, है ना। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, लिख दिया। चलो, भारतीय संविधान में नेक्स्ट लाइन में, हाँ नेक्स्ट लाइन में लिख दो, ये इस व्यक्ति का नाम लिख देना। ठीक है, जॉर्ज जैकब होलियोक को, ये खाली नाम, ये नाम यहां से लिख लेना, उसके बाद में जो लाइन लिखवा रहा वो लिख देना। जॉर्ज जैकब होलियोक को, जॉर्ज जैकब होलियोक को, जॉर्ज जैकब होलियोक को धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ वो समझ में आया नहीं आया? अंधकार का युग, दार्शनिक और वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक और दार्शनिक थे कौन पहले? वो भी धार्मिक व्यक्ति थे, बस वो खाली सिद्ध करने के लिए आए थे कि हमारा धर्म सही है, और फिर बाद में पता लगा कि हमारे धर्म वाले बेवकूफ बना रहे हैं हमको। आई बात समझ में? तो जो धार्मिक व्यक्ति थे वही फिर बाद में धर्म के विरोधी बन गए। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखना, जॉर्ज जैकब होलियोक को धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। जॉर्ज जैकब होलियोक को धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। ठीक है, इवन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो, जैसे 2019 के लगभग, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार अब जैसे बनती जा रही है लगातार, ठीक है, राष्ट्रवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, 2019 में यूपीएससी प्री के अंदर और मेंस के अंदर, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आई बात समझ में? लगातार 2019 से धर्मनिरपेक्षता का क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में, मतलब इवन जीएस के 2-2 पेपरों में पूछा जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर में भी पूछा जा रहा है और जो जनरल स्टडी का पेपर है वहां पर भी ये चीज पूछी जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीजें वास्तव में चीजें चल रही हैं वर्तमान में, उसी को लेकर थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अभी तो आप लोगों की बहुत समय है, पर इतना। ठीक है, जॉर्ज जेकब होलियर को क्या माना जाता है? धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। उसके बाद लिख लेना, फिर लिखो एक लाइन, एक नोट लगा के एक लाइन लिख देना। धर्मनिरपेक्षता, मैं भले धर्मनिरपेक्षता बोल रहा हूं पर इसका अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता। उसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन। धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति समाज, धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति समाज व राज्य तीनों स्तरों पर देखी जाती है। राज्य का मतलब देश है ना, राज्य का मतलब राजस्थान नहीं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा व्यक्ति समाज व राज्य तीनों स्तरों पर देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये खाली बना देना, इतना ये वापस बना देना। एक आप लोगों को ये पता लगे कि किस किस प्रकार के राज्य होते हैं। ठीक है, धर्मतंत्र, खाली थोड़े थोड़े लक्षण लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और कभी भी आप लोगों को लगे कि मेरा टारगेट बड़ा है, मुझे कुछ करना है, या जैसे आरएस का है, मेंस जब भी लिखो तो इस लेवल पे थोड़े से फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू किसी चीज को समझाओगे तो व्यक्ति को आसानी से समझ में आएगा। भाई ज्योग्राफी में अमूमन यही होता है कि जितने अच्छे मैप बनाते, डायग्राम बनाते, वैसे वैसे अच्छा चलता है। पॉलिटिकल में वैसे भी चित्र बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना कि प्रेजेंटेशन का आपका जो तरीका है वो भी तय करेगा कि आपकी राइटिंग स्किल आप किस लेवल पे काम कर सकते हो। धर्म का प्रधान, देश का प्रधान, ठीक है। और वेटिकन सिटी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फिलहाल का। वेटिकन सिटी जो यूरोप में है। ठीक है, वैसे ये इटली के अंदर ही है पर एक स्वतंत्र देश है अपने आप में। ठीक है, और धर्म प्रभावित, जैसे एग्जाम्पल लिख देना, आप लोगों को पता लग जाएगा। धर्म प्रभावित में किसी धर्म को किसी धर्म को राजधर्म का दर्जा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग हो सकते हैं। इस्लाम को लेकर भी बात हो सकती है, यहूदी धर्म को लेकर हो सकती है, बौद्ध धर्म को लेकर हो सकती है, हिंदू धर्म को लेकर, जैसे नेपाल पहले था हिंदू राष्ट्र के रूप में, भारत नहीं है। ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, नेपाल था। ठीक है, तो ठीक है, बस खाली इसके उदाहरण लिख देना। पाकिस्तान और इजराइल, ठीक है, और वियतनाम, ये सभी अलग अलग धर्म से। ठीक है, कोई बौद्ध है, ठीक है, कंबोडिया जैसे है, पाकिस्तान, इजराइल। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष में अपना सबसे अच्छा उदाहरण भारत। ठीक है, सभी धर्मों का स्वागत है यहाँ पे। और धर्म विरोधी में जैसे सोवियत संघ था पहले, सोवियत संघ। ठीक है, फ्रांस भी है पर फ्रांस थोड़ा उदार है। ठीक है,
ये कुछ कुछ चीजें समझ लेना। किसी धर्म को राज धर्म का दर्जा, और इसमें अलग अलग हैं पाकिस्तान, इजराइल, वियतनाम, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जितने भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, ठीक है, सऊदी अरब हो सकते, जो भी हैं, ठीक है, वो सारी क्या हैं, इस्लाम धर्म को प्रमोट करती है। पर वहां का संविधान है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी जनता द्वारा चुना हुआ है, बस किसी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा दिया है। और वहां पे वो जो धर्म जिसको विशेष दर्जा मिला है, उन लोगों को भी विशेष दर्जा दिया गया है। आई बात समझ में? यहाँ पे अपने आप पे सभी लोग एक समान है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। होता है भेदभाव? मानसिकता बदलो। होता नहीं है ना भेदभाव। भारत एक सबसे बढ़िया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लिख दिया? बढ़े आगे? ठीक है। नेक्स्ट, हो सकेगा तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। चाहिए क्या? पीडीएफ चाहिएगी ये वाली समझने के लिए कुछ भी? ठीक है, लिखो आप तो। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, हेडिंग लगा के ये बातें उतार लेना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15-16, ठीक है। ये नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, ये वाला, ये अभी के लिए, ठीक है। ये 2 और 2 ये बातें उतार लेना, ठीक है। यहां इन अनुच्छेदों में धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखा जाता है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15-16, जिसमें क्या बताया है कि 15 ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और 16 में ये लिखा हुआ है कि राज्य नौकरियों में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं देगा, ठीक है। और यहां पे तो धार्मिक स्वतंत्रता है ही, ये पूरा अधिकार ही लिखा हुआ है, किसी भी धर्म को मान सकते हो, है ना। और समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किसका भाग है पता आप लोगों को? नीति निदेशक तत्वों का भाग है। याद आ रही है कुछ बात? हाँ, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 के बीच में भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख था, और इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया और बेहतर बातें लिखी हुई थी जो लागू नहीं हो सकी, जो सरकार करेगी कभी, है ना। हाँ, पर कम से कम पहले आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि कौन सी बढ़िया बात है, तो आप सरकार को बोलोगे कि भाई ये बातें लागू होनी चाहिए। आप लोग खुद भी नहीं जानते हो तो फिर सरकार कैसे लागू करेगी? आनी बात समझ में? सरकार को भी ये पता कि भारत की जनता जानती ही नहीं है, कुछ नहीं पता उनको, संविधान का सब ही नहीं पता, तो फिर मतलब ही क्या इन लोगों के लिए काम करके, है ना। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही है, ये ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ज्ञान अथाह है, पढ़ना कभी। बढ़े आगे? ठीक है, चलो हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहां पे अगला जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द, हेडिंग लगा देना, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। हेडिंग लगाओ, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। अच्छा, ये लिखने से पहले एक और लाइन लिखी थी क्या? एसआर बम्बई वाली लिखनी बाकी रह चुकी है, एक लिख देना। अगर स्पेस हो, नहीं हो तो रजिस्टर के ऊपर लिख देना, सबसे टॉप ऑफ बॉटम जो है वहां पे लिख देना एसआर बम्बई, जो पहले भी बता चुका हूं मैं। एसआर बम्बई वाद में, एसआर बम्बई वाद में, कब का था एसआर बम्बई वाद याद है? 1994 का, ठीक है। बताया था सब कुछ। एसआर बम्बई कौन थे? है ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, है ना, जहां पे बहुमत के चक्कर में सरकार गिर गई थी, ठीक है। वेंकट ने फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, ठीक। और बम्बई उस समय क्या कह रहे थे कि मैं बहुमत सिद्ध कर सकता हूं, तो उसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी बताया था। क्या लिखा? एसआर बम्बई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, एसआर बम्बई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को
पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा बताया है? पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा बताया है, लिख दिया? बस ये बात ध्यान में रखना। हाँ, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मतलब देखो, मान लो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दायर की, आई बात समझ में, कि मेरे जो पड़ोस में व्यक्ति है या मेरे पड़ोस में एक फैक्ट्री है जिसकी धुएं की वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और भारतीय संविधान में मुझे अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, और इस धुएं से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और इस चक्कर में मैंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तो कोर्ट मुझे रेफरेंस में लेकर, मुझे इस वाद में लेकर कुछ भी और भी डिसीजन दे सकता है। वो सरकार को कह सकता है कि आप नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कानून बनाओ, आई बात समझ में। जबकि मामला किसका था? मेरा और उस व्यक्ति का था जो मिल का मालिक था। पर इन दोनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी निर्देश दे सकता है, सभी लोगों को अलग अलग निर्देश दे सकता है, आई बात समझ में। कोई एक मुद्दा है पर उस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग दूसरे भी डिसीजन दे सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। बाद में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, ये हमारे संविधान का क्या है? क्या है? संविधान की प्रकृति है, नेचर। हम संविधान की प्रकृति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ा, फिर समाजवाद पढ़ा, फिर पंथ निरपेक्ष पढ़ा, फिर लोकतंत्रात्मक पढ़ेंगे, और लोकतंत्रात्मक के बाद फिर गणराज्य। गणराज्य पढ़ने के बाद प्रकृति खत्म हो जाएगी, फिर हम संविधान के उद्देश्यों की तरफ चले जाएंगे, प्रस्तावना खत्म नहीं होगी, ठीक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब आप लोग जानते हो, जहां पे ये एक डेफिनेशन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी गई थी, आज से करीबन 1863 में दी गई थी, नवंबर 1863, और वो शहर था गेटिसबर्ग। गेटिसबर्ग में 1863 की बात है ये, ठीक है। और उस समय ये अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल द फॉर द पीपल, ठीक है। मतलब शासन किसका है? जनता का, ठीक है। किसके लिए है? जनता के लिए है। और शासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो मतलब सब कुछ जनता है, ठीक है। सरकार चला भी जनता रही है, सरकार किसके लिए चल रही है? तो जनता के लिए चल रही है, और सरकार बनाई भी किसने है? तो जनता ने बनाई है। तो सब कुछ सरकार को लेकर जो बातें हैं वो किसके लेकर है? लोकतंत्र की परिभाषा है, ठीक है। और लोकतंत्र का सामान्य अर्थ हम शब्दों में देखें तो लोगों का शासन। और भारत में लोगों का शासन है कि नहीं है? आप लोगों का शासन है, ठीक है। अब लोकतंत्र भी दो टाइप का है। एक तो है इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, ठीक है। और दूसरा है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कितने लोग मानते हैं कि भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और कितने प्रतिशत लोग भारतीय मानते हैं कौन बनेगा करोड़पति? हैं? क्या क्या खेलना है? चलो तो देखो, सुनना यहां पे, ठीक है। लोकतंत्र के सीधी सी परिभाषा तो क्या है? लोगों का शासन। और भारत में लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, क्योंकि हम भारत के लोग, है ना। भारतीय संविधान भारत की जनता ने बनाया था, ठीक है। और अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में जानी जाती है कि जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन। और ये अब्राहम लिंकन है, थोड़े से दिख रहे हैं जैसे भी हैं, पर राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है। और डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, एक तो अप्रत्यक्ष, दूसरी प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें कानून बनाने में लोगों की भूमिका नहीं होती है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका होती है। मतलब लोग किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो जो उनका लीडर है वो जाके कानून बनाएगा, ठीक है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट जनता ही कानून बना रही है। आई बात समझ में? तो क्या तुमने कभी कानून बनाया? लोकसभा राज्यसभा में बिल पास में तुमको कभी बुलाया? राष्ट्रपति की तरह तुम कभी सिग्नेचर करने गए? नहीं। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है?
अप्रत्यक्ष। तो भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, जिसका मतलब क्या है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, मतलब प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या हो गया? जिसको आपने चुना है, जो लीडर है, जो नेता है, ठीक है, जिसको आपने वोट दिया है, वो आपका प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जाके आपके लिए कानून बनाता है, देश के लिए काम करता है, तो वैसा लोकतंत्र क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि कानून बनाने में सीधी जनता से राय पूछी जाती है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे आप लोगों को पता है? स्विट्जरलैंड। कौन सा नाम सुना है स्विट्जरलैंड का? है ना, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, हल्का सा मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। ये स्विट्जरलैंड है, खूबसूरत है, बहुत मन हो रहा है घूमने का। आईएएस बन जाओ, इंडियन फॉरेन सर्विस में चले जाओ, राजदूत बन के किसी अन्य देश में नियुक्त हो जाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, पर आईएएस बनना पड़ेगा उसको लेकर। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है स्विट्जरलैंड, जहां पे कानून बनाने को लेकर, बस देख लिया आप, है ना कानून बनाने को लेकर कौन काम करता है? जनता। आई बात समझ में? मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां से बिल पारित होने के बाद जनता की वोटिंग के लिए जाता है। अगर जनता, आधी जनता उस वोटिंग दे देती या समर्थन मिल जाता है, तो वो बिल पास हो जाएगा, नहीं तो बिल खारिज हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा में जैसे बिल पारित होते हैं, उसके बाद कहां जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, मतलब बिल पारित हो गया। हमको कभी पूछा जाता है नरेंद्र मोदी क्या बिल ला रहे हैं? कभी संशोधन मांगे, इसमें क्या सुझाव चाहिए? कोई पूछता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने किसी लीडर को चुना है, किसी प्रतिनिधि को चुना है, और वही प्रतिनिधि कानून बना रहा है। ठीक है, तो भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, मैंने बताया था फेडरेशन में, कि फेडरेशन में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की भी नागरिकता होती है, देश की भी नागरिकता होती है। पर स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे तिहरी नागरिकता है, तीन तीन नागरिकता है। म्युनिसिपल की, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी उनकी अलग नागरिकता है। वहां के राज्यों को कैंटन कहा जाता है, कैंटन की अलग राज्य है, नागरिकता है, और देश की अलग नागरिकता है। तीन नागरिकता प्राप्त है। जबकि भारत में अपने कहां पे कितनी है? एक ही नागरिकता प्राप्त है, हम भारतीय हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये लोकतंत्र के बारे में तो लिखना, लोकतंत्र में लिखो लोकतंत्र में लिखो, अर्थ करके डायरेक्ट लिख दो लोगों का शासन। अर्थ, फिर डायरेक्ट लिख दो लोगों का शासन। अर्थ करके लिख दो लोगों का शासन। लिखा? अर्थ करके लिख दो लोगों का शासन। ठीक है, फिर अब्राहम लिंकन की एक ये बेहतरीन परिभाषा लिख दो। अब्राहम लिंकन, ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन। ठीक है, और गेटिसबर्ग में यह भाषण था कब का? 1863 में दिया था उन्होंने, नवंबर 1863 में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। शायद हो सकता है तुम्हारे दादाजी भी नहीं हो ठीक है, उस टाइम में इन्होंने लोकतंत्र की डेफिनेशन बता के चले गए थे। और आज हम 19वीं सदी, मतलब मैं कह दूं कि आज क्या चल रहा है? 2024। ठीक है, 2024 में जाके भी हम लोग इसको नहीं जानते हैं लोकतंत्र क्या है ठीक है, फिर लिख देना लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार करके ये दोनों चीजें उतार देना, प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरी तरफ लिख देना प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिख देना भारत, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिख देना, अप्रत्यक्ष में भारत हो गया, और वहां पे
ठीक है, लिखा। लोकतंत्र के दो प्रकार, यहां पे भारत और वहां पे स्विट्जरलैंड। बस एक और लाइन लिख देना नीचे। भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। शासन का संचालन किया जाता है। शासन का संचालन किया जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट जो अगला अपना टॉपिक रहेगा गणराज्य, ठीक है, वो हल्का सा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में उसको अगर कंटिन्यू करेंगे, बस थोड़ा सा खाली समझ लेना, ठीक है। ये क्या है? जाना है, तैयार रहना, क्या बनने के लिए? IAS, क्योंकि हमारे फादर के पास तो उतने पैसे हैं नहीं, ठीक है। कोचिंग करवा सकते हैं वो लोग, और तो कुछ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। अब गणतंत्र को समझने के लिए भी लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने होंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है भारत गणतंत्र कब बना? देखो, तीन चीजें हैं भारत में। एक तो 15 अगस्त है, ठीक है, एक है 26 नवंबर, और एक चीज है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक है 26 जनवरी, ठीक है। 15 अगस्त को क्यों क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, ठीक है। और ये स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और ये क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 3 दिवस हैं अपने सामने। वैसे 26 नवंबर इसलिए भी याद किया जाता है कि जो मुंबई हमले हुए थे, पता है तुमको, है ना, 26/11 की घटना, ठीक है, तो वो भी है। पर जो इसका एक्चुअल जो महत्व है वो किसको लेकर है? संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर सीधी सी बात है, आज़ाद हुए थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजों ने खूब मारा, उसके बाद आज़ाद कर दिया, ठीक है। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बन चुका था, ठीक है। संविधान सभा का तीसरा वाचन और उसका आखिरी दिन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ट, ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये प्रस्ताव संविधान सभा ने जैसे ही पारित किया, हमारा संविधान बन गया, ठीक है। ये 26 नवंबर को ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसलिए हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब, कुछ लोग ये समझते हैं कि संविधान लागू हुआ इसलिए गणतंत्र मनाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो जनता द्वारा चुना हुआ होता है, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो गणतंत्र का वास्तविक मतलब क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो आप पहले से राज्य के कुछ कंसेप्ट समझना कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेट कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपको लेकर। तो गणतंत्र का मतलब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। बस हमको ये बता दिया जाता था कि 26 जनवरी झंडा है, क्या है? झंडा, उतना पता था हमको खाली, ठीक है। और रेबिन वगैरह बांध के हम सारे तैयार होके निकल जाते थे सुबह सुबह। आज तो मैं कविता बोल रहा हूँ, कल नाटक है मेरा, उसके बाद मेरा डांस है, ठीक है। तो ये सब है, मुझे 10-20 रुपए मिलेंगे, इनाम मिल गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी दिन का महत्व हमारे लिए इसी रेफरेंस में था। पर अब हम छोटे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं और हम सब कंसेप्ट को समझेंगे अब, ठीक है। तो एक तो होता है उपनिवेश राज्य, क्या होता है? जिसे कॉलोनी भी कहते हैं। और एक होता है प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित राज्य। दूसरा होता है डोमिनियन, तीसरा होता है डोमिनियन। और चौथा होता है संप्रभु यानी सोवरेन, ठीक है। संप्रभुता का मतलब तो पता था आप लोगों को, क्या है? ऐसा देश जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, मतलब आपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी कुछ भी दिक्कत नहीं है जरा भी, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं?
खाली ये कंसेप्ट समझ लेना राज्यों के, उसके बाद अपन गणतंत्र की बात कल करेंगे, पर एक थोड़ा सा समझना। उपनिवेश राज्य या कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? उपनिवेश था। मतलब कुल मिला के शुद्ध गुलाम, क्या कहा जाता है? शुद्ध गुलाम। मतलब कुछ भी करना है तो अंग्रेजों को पूछना पड़ेगा, ये कहलाता है उपनिवेश या कॉलोनी का मतलब। ठीक है। संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टेड स्टेट का मतलब ये होता है कि दो स्टेट हैं, S1 S2। ठीक है, इस रेफरेंस में देख लेते हैं अपन। ठीक है, संरक्षित राज्य का मतलब ये हो गया कि ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामलों में तो ये स्वतंत्र है, पर बाह्य मामलों में दो चीजें, एक तो विदेशी संबंध और एक रक्षा, ये किसी और देश के पास है। ठीक है, मतलब कोई देश है जिसके सारे आंतरिक मामले और सारे मामले उसके पास है, बस दो मामले उसके पास नहीं है, उसकी सुरक्षा का मामला और उसके विदेशी संबंध का मामला। जैसे समझना कि कोई ऐसा राज्य है, जैसे आप लोगों को यह भी पता है कि 1975 से पहले जो सिक्किम था, वो सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, कि सिक्किम के आंतरिक मामलों में सिक्किम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, लेकिन सिक्किम के विदेशी संबंध भारत तय करेगा, सिक्किम की सुरक्षा भी भारत तय करेगा। मतलब अमेरिका के साथ भारत ने जो संबंध बना लिए वो सिक्किम के लिए भी वैसे ही संबंध है। आ रही बात समझ में? ये क्या कहलाता है? संरक्षित राज्य, जिसमें विदेशी और रक्षा मामले, सुन लेना खाली एक बार, विदेशी और रक्षा मामले ये दोनों क्या हैं? किसी अन्य देश के पास है, बाकी सब मामले उसी देश के पास है। ऐसे राज्यों को क्या कहा जाता है? संरक्षित राज्य। राज्य का मतलब यहां पे क्या है? देश। ठीक है। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? कि उसके विदेशी मामले सब कुछ उसके पास है, बस उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो दूसरे देश का व्यक्ति होगा। आई बात समझ में? उसका हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? दूसरे देश का होगा। जैसे 1947 में हम आजाद हुए, 1947 से लगाकर 1950 के बीच में हम भारत क्या था? एक डोमिनियन स्टेट रहा है। क्या रहा है? डोमिनियन स्टेट। मतलब 1947 से लगाकर 1950 के बीच में भारत के सारे मामले भारत के पास थे, विदेशी मामले भी भारत के पास, सब कुछ भारत के पास था। लेकिन भारत का जो हेड ऑफ स्टेट था, जो राष्ट्राध्यक्ष था, वो भारत का राष्ट्रपति न होके ब्रिटेन का सम्राट था। ठीक है, तो ऐसा मतलब नाम मात्र में किसी की अधीनता स्वीकार हम कर रहे हैं, बाकी हम स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने में। और संप्रभु राष्ट्र वो है जिसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता, ना तो कोई हमारा कोई किसी के प्रति जरा भी भावना ही नहीं है। ठीक है, हम तो हमारे मामले में स्वतंत्र हैं, ये संप्रभु कहलाता है। ठीक है, ये चार राज्य के कंसेप्ट हैं, कल बता दिए जाएंगे थोड़ी बहुत बातें, अगली क्लास में हम गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने बात की किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में। धर्मनिरपेक्षता का समझ में आ गया? धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग अर्थ हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ का मतलब मजहब, धर्म, उससे होता है। ठीक है, उसके बाद धर्म के अलग अलग अर्थ भी देख लिए, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, होलियोग जो था धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्षता क्यों आई इसको लेकर बात की। उसके बाद भारत अलग अलग धर्म के प्रकार बताए राज्य के, धर्मतंत्र वाला राज्य, धर्म प्रभावित राज्य, धर्मनिरपेक्ष और धर्म विरोधी राज्य। भारत कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्म विरोधी भी नहीं है कि धर्म समर्थक भी नहीं है। उसके भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो धर्मनिरपेक्षता को बताते हैं। फिर लोकतंत्र डेमोक्रेटिक की बात की, जिसमें दो प्रकार की डेमोक्रेटिक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत कैसा है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन खेलता है? वॉलीबॉल की बात नहीं कर रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, कौन खेल? भारत कैसा है? इनडायरेक्ट है। और प्रत्यक्ष यहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, और अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, उनको भी खुशी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।